हाय बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका का समग्र अवलोकन, ओवरव्यू ऑफ सेल। क्या लिखा हुआ है बच्चों? आरंभ में आप प्याज के छिलके और मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। आरंभ में कहा बच्चों? क्लास नाइन्थ में। तो आरंभ में आप प्याज के छिलके और मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। उनकी संरचना का स्मरण करें। तो जब हमने क्लास नाइन्थ में देखा था, तो हमको जब प्याज की कोशिकाओं को देखा था, हमको प्याज की कोशिका जो है ऐसी दिख रही थी। ठीक है, ऐसी दिख रही थी। तो प्याज की कोशिका जो कि एक प्रारूपी पादप कोशिका है, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। तो ये प्याज की कोशिका, अगर एक प्याज की कोशिका बात करूं, ठीक है, तो ये है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाद एक और स्ट्रक्चर मिलेगा। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति। आई बात समझ में? तो अगर मैं पादप कोशिका की बात करूं, ऑनियन सेल की बात करूं, प्याज कोशिका की मैं बात करूं, तो सबसे बाहर जो होगी वो होगी सेल वॉल होगी, और सेल वॉल के अंदर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब इस सेल वॉल के बाहर और भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, और भी कोई संरचना नहीं होगी। इसलिए पादप कोशिका में या फिर प्याज की कोशिका में जो सेल वॉल है वो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब उसके बाहर और भी कुछ नहीं है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। अगर मैं मनुष्य एनिमल सेल की बात करूं, तो यहाँ पे जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होगा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली के बाहर और कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब हम एनिमल सेल की बात करूं तो यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति नहीं है। कोशिका भित्ति कहाँ पे मिलेगी? ये प्लांट्स में मिलेगी। और कोशिका झिल्ली कहाँ पे मिलेगी? प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही मिलेगी। आई बात समझ में? यस या नो? कोई डाउट है तो बताओ। क्या लिखा हुआ है? मनुष्य की गाल की कोशिकाओं के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और यहाँ पे डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? कोशिका भित्ति। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त, तो ये कोशिका है, ठीक है, कोशिका के भीतर एक सघन, ठीक है, फिर उसके बाद एक झिल्ली, सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कि दोनों में ही होता है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका दोनों में ही होता है। आई बात समझ में? देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्रक क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम होता है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो बी तो बेसिकली हमारा जो क्रोमोसोम है किससे मिलके बना है? डीएनए से मिलके बना है, ठीक है। और वो डीएनए कैसा होता है? वो डीएनए ऐसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। फिर ये आपस में सघन हो जाता है, ये आपस में गुत्थी जाता है हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से। फिर ये क्या बन जाता है? ये क्रोमोसोम बन जाता है। आई बात समझ में? जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसको यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका की क्या डेफिनेशन है? जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक मिलता है उसको हम यूकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे, और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका में आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल सेमी फ्लूइड अवयव मिलता है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में ही
यूकैरियोटिक कोशिका भी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका इन दोनों में आयतन को घेरे हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे हुए एक अर्ध तरल सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर, सेमी फ्लूइड मतलब कैसा हो गया, जेली जैसा एक आवयव मिलता है जिसको हम कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं। दोनों पादप और जंतु कोशिकाओं में, हमने यूकैरियोटिक कोशिका को दो भागों में बांटा था, दोनों पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रिया हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जिसको हमने पादप और जंतु कोशिका में विभाजित किया था, इसमें कोशिकीय क्रिया, कोशिकाओं की क्रिया के जो भी कोशिका की जो क्रियाएं होगी वो कहाँ पे होगी, कोशिका द्रव्य में होगी। कोशिका की जीव अवस्था, लिविंग स्टेट, लिविंग स्टेट संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया यहीं पे संपन्न होगी। तो इससे पहले हमने बात की थी कि भाई कोशिका में ऐसा क्या है, ठीक है, कोशिका में हमने क्या देखा था कि कोशिका में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही थी, उपापचय क्रियाएं हो रही थी। तो उस उपापचय क्रिया के फलस्वरूप एनर्जी बन रही थी जिसको हमने एटीपी नाम दिया था, ठीक है। वो जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो बेसिकली कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में होती है। आई बात समझ में। और उन रासायनिक क्रियाओं की वजह से ही एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और भी अलग अलग चीजें बनती है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और उस एटीपी की फॉर्मेशन की वजह से ये जिंदा है, लिविंग स्टेट में है, जीव अवस्था में है। आई बात समझ में। तो कोशिका द्रव्य में ऐसी बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसकी वजह से एनर्जी बनती है, जिसकी वजह से कोशिका है जो लिविंग स्टेट जीव अवस्था में है। आई बात समझ में बच्चों। अगला पैराग्राफ है बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है जिसको कोशिकांग बोलते हैं, ऑर्गेनेल बोलते हैं। जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडीज, गोल्जी सम्मिश्र, गोल्जी बॉडी, लेयनकाय, लाइसोसोम और राजधानी वैक्यूल। आई बात समझ में। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, यूकैरियोटिक कोशिका में एक तो झिल्ली युक्त केंद्रक है ही है, इसके साथ में बहुत सारे झिल्ली युक्त, मतलब जो ऑर्गेनिल होंगे, जो कोशिकांग होंगे, उनके भी बाहर झिल्ली होगी। आई बात समझ में। सेल के बाहर तो कोशिका झिल्ली है ही है। अब सेल के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होंगे जिनका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राजधानी, इनके पास भी झिल्ली होगी। आई बात समझ में। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के पास में और क्लोरोप्लास्ट के पास में डबल झिल्ली होगी, केंद्रक के पास में भी डबल झिल्ली होगी, लेकिन केंद्रक कोशिकांग नहीं है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, गोल्जी सम्मिश्र और राजधानी, इनके पास भी, इन सब जितने भी और भी बहुत सारे होंगे, इनके पास भी झिल्ली होगी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका है, जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो नहीं होंगे। आई बात समझ में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं तो झिल्ली युक्त कोशिकांग है और नहीं झिल्ली युक्त केंद्रक है। यस या नो। आई बात समझ में। अगर इस पैराग्राफ से, इस पूरे के पूरे टॉपिक से अगर क्वेश्चन आने होंगे तो इस टॉपिक से क्या आएगा कि सबसे पहली बात तो जो प्लांट सेल है उसमें कोशिका भित्ति मिलती है और कोशिका झिल्ली भी मिलती है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली मिलेगी लेकिन कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी। आई बात समझ में। कोशिका द्रव्य में केमिकल रिएक्शंस होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप वो जीव अवस्था, लिविंग स्टेट में रहता है। यूकैरियोटिक कोशिका उसको बोलते हैं जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका उसको बोलते हैं जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है। मतलब केंद्रक तो होगा, उसके बाहर जो केंद्रक झिल्ली होगी वो अनुपस्थित रहेगी। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलते हैं जो कि अंतःप्रद्रवी जालिका है, सूत्रकणिका है, माइक्रोबॉडी है, राजधानी है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, ये सब कुछ। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न तो झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलेंगे और न ही झिल्ली युक्त केंद्रक मिलेगा। आई बात समझ में। यहाँ पे झिल्ली युक्त कोशिकांग है बेसिकली।
आया बात समझ में? देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, अगला पैराग्राफ, यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को जंतु और पादप में बांटा था। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित, मतलब झिल्ली नहीं है, झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलता है। कई बार नीट में आ चुका है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 6 से पढ़ाया जाता है ये, कि सेल में ऐसा कौन सा कोशिकांग है, ऑर्गेनिल है, जिसमें झिल्ली नहीं मिलती है, वो है राइबोसोम। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों, हरित लवक पौधों में और सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में व खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में भी मिलता है। आई बात समझ में? अगर प्लांट की केस की बात करें तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेंगे और वहाँ पे जो है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलेगी। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलेगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःप्रद्रवी जालिका भी बोलते हैं, ये 2 टाइप की होती है। जहाँ पे राइबोसोम उपस्थित होता है उसको खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं, जहाँ पे राइबोसोम अनुपस्थित होता है उसको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। तो ये पैराग्राफ और ये लाइन ये कह रही है कि कोशिका में राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं मिलेगा। राइबोसोम जो कि झिल्ली रहित अंगक है, ये खाली कोशिका द्रव्य में ही नहीं मिलेगा, ये हरित लवक में भी मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेगा, सूत्रकणिका में भी मिलेगा और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में भी मिलेगा। यस या नो? आई बात समझ में? ये भी क्वेश्चन है। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कि विभाजन में सहायता करते हैं, लेकिन पादप कोशिका में तारककाय अनुपस्थित रहता है। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित, तो हमारे पास जंतु कोशिका में दो ऐसे कोशिकांग होंगे जिनके पास झिल्ली नहीं मिलती है। एक तो हो गया क्या, राइबोसोम, और दूसरा क्या हो गया, तारककाय। इन दोनों के पास झिल्ली जो है अनुपस्थित है। आई बात समझ में? तो जंतु कोशिका में दो ऐसे कोशिकांग हो गए जिनके पास झिल्ली अनुपस्थित है। कौन सा बच्चों? एक तो राइबोसोम, दूसरा तारककाय। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। आई बात समझ में? और प्लांट में अगर बात करें तो प्लांट में तारककाय अनुपस्थित रहता है। राइबोसोम और तारककाय इन दोनों के पास में ही झिल्ली नहीं मिलती है। कोशिकीय माप आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न भिन्न होती है, जैसा कि चित्र में, आगे वाला चित्र जो आएगा स्लाइड में बताया गया है। उदाहरण तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की होती है। एक अलग टाइप का माइक्रोप्लाज्मा जिसका नाम है पीपीएलओ प्लूरू निमोनिया समजीव, प्लूरू निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरू निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म हिंदी में बोलते हैं प्लूरू निमोनिया समजीव, जिसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर। एक टाइप का माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा की साइज 0.3 माइक्रोमीटर होती है। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया समजीव जो एक टाइप का माइकोप्लाज्मा है जिसकी साइज क्या होगी, 0.1 माइक्रोमीटर। तो अगर मैं माइकोप्लाज्मा की रेंज की बात करूं तो माइकोप्लाज्मा इसकी रेंज क्या हो गई, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। आई बात समझ में? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा
3 माइक्रोमीटर एक अलग टाइप की माइक्रोप्लाज्मा है जिसका नाम है पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया समजीव, जिसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर। जबकि जीवाणु बैक्टीरिया की साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। तो आगे एक डायग्राम आएगा, उस डायग्राम में लिखा हुआ है प्रारूपिक बैक्टीरिया। तो प्रारूपिक बैक्टीरिया की साइज क्या है? प्रारूपिक बैक्टीरिया की साइज क्या है? 1 से 2 माइक्रोमीटर। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो क्या 1 से 5 माइक्रोमीटर। आई बात समझ में? जबकि बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है और प्रारूपिक बैक्टीरिया है जो 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। तो जिसकी रेंज की बात करूं तो 1 से 5 माइक्रोमीटर हो सकता है, मतलब इस साइज में बैक्टीरिया मिल सकते हैं। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुख का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, जो लगभग 7 इंच जो होता है लंबा होता है और 5 इंच चौड़ा होता है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुख का अंडा के समान है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। तो आरबीसी की साइज कितनी होगी? 7 माइक्रोमीटर। आई बात समझ में? तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती है जो कि कई फीट तक या मीटर तक हो सकती है। तो नीट के क्वेश्चन है सीधे सीधे। वापिस से मैं बता रहा हूँ, कोशिका माप और आकार व कार्य की दृष्टि से अलग अलग होती है। सबसे छोटी कोशिका जो माइकोप्लाज्मा है 0.3 माइक्रोमीटर, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ये भी नीट में कई बार आया है, अब मैं आपको आगे बता दूंगा। बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। पृथक की गई आइसोलेटेड सेल है शतुर्मुख का अंडा, जो कि 7 इंच लंबा हो सकता है और 5 से 6 इंच चौड़ा हो सकता है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में लाल रक्त कोशिका का व्यास आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर होती है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी होती है। आई बात समझ में? शत्रुमुख का अंडा सबसे बड़ा है और तंत्रिका कोशिका है जो सबसे लंबी है। ये बिंबाकार, बिंब के आकृति की, बहुभुजी, बहुत सारी भुजाएं युक्त, स्तंभी, स्तंभ जैसी। आई बात समझ में? घनाभ, घनाभ के आकृति की, धागे की तरह या असमाकृति प्रकार की हो सकती है, या फिर आकार कैसा भी हो सकता है। ये बिंबाकार, बिंब के आकृति की, बहुभुजी, बहुत सारी भुजाएं जैसे ऐसे, स्तंभी, घनाभ और धागे की तरह और असमान आकृति की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है, कि उनका कार्य कैसा है उस हिसाब से उनका स्ट्रक्चर हो सकता है। आई बात समझ में बच्चों? तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। देखो, ये डायग्राम है 8.1 के। आरबीसी 7 माइक्रोमीटर की थी, 7 माइक्रोमीटर, गोल है और द्विअवतल है, बाइकॉनकेव है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो कि अमीबा कृत है, एमीबॉइड क्या शेप की है। स्तंभाकार, स्तंभ जैसी है, लंबी और संकरी। तंत्रिका कोशिकाएं जो कि सबसे लंबी होती है, शाखित है और लंबी है। एक वाहिनिका दीर्घिकृत वेसल है जो कि लंबी है। और मेसोफिल कोशिकाएं जो कि राउंड राउंड है, मध्यतकी कोशिकाएं। वापिस से बता रहा हूँ, आरबीसी गोल है, द्विअवतल है। डब्ल्यूबीसी अमीबाकृत है, कई बार क्वेश्चन आया है। स्तंभाकार कोशिका स्तंभ के जैसी होती है, लंबी होती है, संक्रिय होती है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है और शाखित होती है। वेसल्स एक वाहिनिका दीर्घिकृत जो कि लोंगेटेड है, लंबी स्ट्रक्चर है। और मध्यतकी कोशिका है जो कि गोल होती है। आई के नहीं आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक प्रारूपिक बैक्टीरिया जो मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 से 2
माइक्रोमीटर का, और अगर पूरा के पूरी बात करें तो 1 से 5 माइक्रोमीटर इनकी रेंज है। पीपीएलओ एक टाइप का माइकोप्लाज्मा है 0.1, तो माइकोप्लाज्मा क्या है 0.3 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1, तो रेंज क्या हो गई 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। वायरस विषाणु 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। सीधे सीधे सवाल बच्चों यहाँ से बनते हैं। और एक प्रारूपिक ससीम केंद्रीय कोशिका यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर। तो ससीम केंद्रीय कोशिका का अन्य सजीवों के साथ तुलनात्मक प्रदर्शन। प्रारूपिक ससीम केंद्रीय कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका 10 से 20 माइक्रोमीटर की, बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर का प्रारूपिक, और नॉर्मल बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर का, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर का, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर का, और विषाणु 0.02 माइक्रोमीटर का, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का। आई बात समझ में? तो बच्चों इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना अपना, अच्छे से खाना वाना खाना। ठीक है।